ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका। ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो रुकेगा शबे सुस्त मौज का साहिल। अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गरानिए शब में कमी नहीं आई। निजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद AR सिद्दीकी। आज 23 मार्च 2024 है। आज से ठीक 84 साल कबल 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का एक सालाना जलसा हुआ, जिसमें शेर बंगाल मौलवी AK अबुल कासिम फजल ने एक करारदाद पेश की। और करारदाद का जो क्रक्स है, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन तमाम हिस्ट्री में इवन इस करारदाद में इसका कहीं जिक्र नहीं है, यही एक हकीकत है। बल्कि इसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया है। और इसमें ना सिर्फ करारदाद के पाकिस्तान के हवाले से नहीं था, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्होंने करारदाद पास क्या की थी। फिर उसके बाद मुहरकात बैकग्राउंड भी बताऊंगा, और फिर दूसरी जंग अजीम के सिनेरियो, और फिर पोस्ट पाकिस्तान में जो हुआ इस करारदाद के हवाले से 23 मार्च के हवाले से, उसको तारीखी हवाले से बिल्कुल मुताला पाकिस्तान से हट के जो ट्रू फैक्ट्स हैं मैं वो जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जितने भी व्लॉग हैं आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। करारदाद का मतन ये है: नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान वुड बी वर्केबल और acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated into region which should be constituted with such territorial readjustment as may be necessary. That the areas in which Muslims are numerically in majority, as in northwestern and eastern zone of India, should be grouped to constitute independent states, state nahi, states, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign। ये दोनों का जिक्र कर दिया गया है, autonomous भी और सॉवरन भी। सॉवरन एक स्टेट होती है जो मुकम्मल उसे खुद मुख्तारी मिल जाती है, मुकम्मल मुल्क, उसके तमाम सॉवरेनिटी उनके साथ होती है। जबकि ऑटोनमस में आप यूँ कह लें कि उसको डोमिनियन होती है किसी की। अब ये मतन है जिससे मालूम होता है कि इसमें कोई करारदाद पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। अब बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा कि जो 1858 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई इंडो पाक में, इससे पहले तो ज़ाहिर मोनार्की थी, फ्यूडल्स थे, राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, बादशाह का दौर था। कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था, ना रियासत थी, ना हुकूमत थी, ना इदारे थे, ना इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था कि जिसको आप एक हार्ड फॉर्म में कह सकते हैं कि ये कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब अंग्रेज़ आए, जहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें बताई इस सब कॉन्टिनेंट को, उसमें यकीनी तौर पे ये रियासत, सियासत, हुकूमत और इदारे और फिर कानून और आइन के बारे में बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो इंडो पाक में हुई, 1858 में लेजिस्लेशन फर्स्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इसको फर्दर डेवलप हुआ ट्रांजिशन पीरियड जो 1892, फिर तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर फोर्थ अमेंडमेंट जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई 19 मिंटो मार्लो रिफॉर्मेशन के तहत, वो 1990 में, फिर आखिरी जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये सारी जो है ट्रांजिशंस हुई। इस दौरान बहुत से स्कॉलर्स आए, जो पॉलिटिशियन भी थे, स्कॉलर्स भी थे, तो उन्होंने अपने अपने अल्फाज में डिफरेंसेस का जिक्र किया है कि जनाब इस सब कॉन्टिनेंट में दो मेजर कौमें आबाद हैं मज़हब के हवाले से, हिंदू और फिर मुसलमान। उसमें सबसे बड़े मैं समझता हूँ जो टॉर्च भी रह रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जिनकी हिस्ट्री में पढ़ के मैं वाकई इसको करता हूँ, एडमिट करता हूँ और मैं एडमायरर हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान पहले वो स्कॉलर थे जिन्होंने रियलाइज़ किया कि मुसलमाना ने हिंद के लिए क्या काम करने की ज़रूरत थी। उन्होंने एजुकेशन, रिफॉर्मेशन और मगरबी स्टाइल का भी उन्होंने कहा कि आप इसको अडॉप्ट करें ताकि आप मगरब के करीब जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो रूलर है। जब तक आप उनकी ज़बान नहीं सीखेंगे, उनकी एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, तो आप उनके करीब नहीं होंगे। और उसी का हुआ, तो मुसलमानों ने जो तालीम हासिल की वो उनके करीब हुआ और उन्होंने स्ट्रगल की।
अनपढ़ लोगों ने स्ट्रगल नहीं की। कायदे आज़म भी वही इंग्लिश पढ़े हुए थे, अल्लामा इकबाल भी पढ़े हुए थे, लियाकत अली ख़ान भी थे, ए के फजल हक भी थे, सैयद अहमद अली ख़ान भी। यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ी हासिल की और अंग्रेज़ों के करीब हुए, और उन्होंने ही जो अपने दामे दरमे सखने जो मूवमेंट आप सो कॉल्ड मुस्लिम स्ट्रगल और मूवमेंट कहते हैं, इन्होंने की। अब 1930 में अल्लामा इकबाल ने भी एक जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ इलाहाबाद में सालाना, उसमें भी कॉन्सेप्ट दिया, और उसमें भी कॉन्सेप्ट डोमिनियन स्टेट्स का था, और वो एक नहीं कम से कम 3 स्टेट्स का जिक्र था, मुस्लिम स्टेट्स का। फिर इसको क्लैरिटी के साथ जो चौधरी रहमत अली ख़ान उस वक्त जो स्टूडेंट्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक पम्फलेट शाये किया नो और नेवर के। उसमें उन्होंने खद्दो खाल दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया कि ये स्टेट पाकिस्तान इसका नाम रखा जाएगा। पी से पंजाब, के से कश्मीर, और स्थान से सिंध और बलूचिस्तान दूसरे एरियाज़ का जिक्र किया। तो उन्होंने तो बहुत क्लियर कर दिया था। अब 1940 में आप देख लें कि ये करारदाद लाहौर कहा गया, हिस्ट्री में ये था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन सी मूवमेंट है। सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग के हवाले से बताता चलूँ, ये भी हकीकत है। अगर आप इस सारे सिनेरियो 1858 से लेकर 1947 देखें तो मुस्लिम लीग की कोई स्ट्रगल नज़र नहीं आती, और सब ये ओपन सीक्रेट है कि मुस्लिम लीग पार्टी थी पढ़े लिखे लोगों की, पैसे वालों की, फ्यूडल्स की। उसमें ना किसानों की जगह थी, ना हारियों की जगह थी, ना मजदूरों की जगह थी, ना लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी उस पे थे। एक ख़ास तबका था जो कि अंग्रेज़ के करीब जाते थे, कोई इंपीरियल काउंसिल का मेंबर बन गया, कोई लेजिस्लेटिव असम्बली का बन गया। तो इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की। यही वजह थी, आप खुद देख लीजिए कि 1937 में जब इलेक्शन हुए सब कॉन्टिनेंट में, उसमें मुस्लिम लीग को कहीं भी फतह हासिल नहीं हुई। इवन ए के फजल हक जो है वो क्रिश्चियन श्रमिक पार्टी से जीते और बंगाल में हुकूमत बनाई। के पी के में जो उस वक्त सरहद था, NWFP सरहद, वहाँ पर डॉक्टर खान की हुकूमत थी। तो मुख्तसर ये पंजाब में खजर हयात की हुकूमत थी। तो कहने का मकसद है उस वक्त तक हुकूमत नहीं थी। हाँ, अब हिस्टोरिकली अब अगर देखा जाए तो इसके मुहरकात की वजह से ये 1940 क्यों ये करारदाद पेश की गई, वो क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो उसमें आप अगर देख लीजिए सारे डॉट कनेक्टिंग करके 1930 अल्लामा इकबाल, 1933 ये, फिर 1937 कांग्रेसी वजारतें। इसकी वजह ये हुई कि 1939 में सितंबर में सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो गया, और ब्रिटिश जो है वर्ल्ड वार में एंटर हो गया, USA चला गया, फिर जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस भी आया। तो ये सारी सिचुएशन ये क्रिएट हुई, और फिर इस वक्त कांग्रेसी वजारतें थी। अब जो कांग्रेसी वजारतें थी, ज़्यादातर ज़ाहिर कांग्रेसमैन ज़्यादातर प्रोविंसेस स्टेट्स में रूल कर रहे थे। तो उन्होंने 2 साल में जो काम किए वो एंटी मुस्लिम्स थे या प्रो हिंदूज थे, और वो जो ब्रिज था मज़ीद गैप हुआ, और जो एहसास महरूमी थी मुसलमाना ने हिंद में, वो बढ़ गई। और उन्होंने वो स्टेप्स लिए अपने इम्प्लाइडली तरीके से या एक्सप्लिसिट तरीके से, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि ये अगर हुकूमत में आ गए, फॉर एग्जांपल सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान एक मुल्क की तौर पे आज़ाद करके चले जाएंगे, तो ये जो है हमेशा के लिए मुसलमानों पे रूल करेंगे और हम एक मिनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो एहसास जन्म लिया। अब उसमें स्टेप्स में आप देख लें कि यूनियन जैक का झंडा लगता था इदारों में, डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में। वहाँ पर कांग्रेस का जो तिरंगा झंडा है वो लगता था। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप वंदे मातरम पढ़ते थे। तो इन वजूहात की वजह से प्रॉब्लम्स हुई, और फिर वह ये कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जब जंग में शामिल हुए तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया, वजारतों ने, कि जनाब हम जंग नहीं लड़ेंगे आप लोगों की, आप लोग स्टेट अवे, उनको कह दिया गया कि हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाए। अब ये सारा जब सिनेरियो हुआ तो मुसलमान एक ऐसी पावर थी जिसको यूज़ कर सकते थे ब्रिटिश, और उस वक्त जो ये लॉर्ड लिथगो थे उन्होंने मीटिंग की कायदे आज़म से, और मेरा ख्याल है उसमें मोटिवेट किया गया कि आप इनको एज ए काउंटर ब्लास्ट के तौर पे यूज़ किया गया ताकि हम इनको काउंटर कर सके कांग्रेस को, कि आप अकेले नहीं हैं, मुसलमान भी एक फोर्स है। और फिर उन्हीं सब इनिशिएटिव्स इस बैकग्राउंड में बता के जब ये किया गया, और उसके बाद ये 1940 का जो करारदाद पास की गई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको साथ दिया। फिर एक और डेवलपमेंट हुई कि जब ये सेकंड वर्ल्ड वार में आए तो ब्रिटिश और ये जो फोर्सेस थी वो बैकड्रॉप में जा रहे थे, जर्मन जीत रहे थे, और इनके पास पैसा भी नहीं था, तो उनको परेशानियों का सामना हुआ। फिर यूएसओ, क्योंकि एक यूएसए जो है वो इमर्जिंग पावर थी पूरी दुनिया में, पहले तो रूल था ग्रेट ब्रिटेन का, लेकिन ये सिनेरियो में यूएसए ने यूज़ किया कि हम अगर आपको रूल कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं,
तो फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए मशहूर है जब विंस्टन चर्चिल और रूजवेल्ट ने नॉर्थ अटलांटिक में एक पैक्ट किया, और उसमें बहुत सी चीज़ें थी जिसमें फ्रांस ने भी उसको सेकंड किया बाद में, कि जितने भी डोमिनियन स्टेट्स हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, इस वर्ल्ड वार के बाद हम इनको आज़ादी दे देंगे। चाहे वो फ्रांस की डोमिनियन स्टेट्स हैं, ज़्यादातर अफ्रीका में थे, या फिर ब्रिटिश के थे, वो सब कॉन्टिनेंट्स का एशियन कंट्रीज़ में भी थे या दूसरे कंट्रीज़ में थे, सबको देना था। तो ये तमाम हालात थे, कोई स्ट्रगल नहीं थी, वो डिसाइड कर चुके थे कि जनाब जाना है। अब फैक्ट्स ये है कि कभी नहीं बताया जाता कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे कि इसको एक स्टेट करके जाए। अंग्रेज चाहते थे कि कम से कम 2 स्टेट्स हो, ताकि डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी है वो इस खित्ते में जाकर भी फ्यूचर में इनको इस्तेमाल कर सके। जबकि जो सिख थे वो स्ट्रगल कर रहे थे कि पंजाब, जो ईस्ट पंजाब उनका, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब हमारा, उनका और हमारा, ये सारा एक मिला के एक अलग स्टेट, पंजाब का स्टेट मुल्क बना दिया जाए, या फिर इस तमाम पंजाब को, यानी कि मुसलमान भी रहते जो हम रह रहे हैं, वो भी जो है वो हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाए। इस तरह का और स्ट्रगल जारी थी, जो कि मौलवी फजल हक के साथ थे, सोहरवर्दी, और फिर हिंदू जो थे बंगाली, जो बंगाल में चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस के भाई, उन्होंने स्ट्रगल की कि हम एक यूनाइटेड बंगाल जो है ना क्रिएट करें। यानी कि 4 स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था कि जब अंग्रेज जाए तो इस इलाकों के, हिंदुस्तान को 4 स्टेट्स में कन्वर्ट करके चले जाए। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे, कांग्रेस भी नहीं चाहता था। लेकिन जब प्रेशर इतना डेवलप हुआ तो इन नटशल ये कि 1947 में उन्होंने फौरी तौर पर, उस वक्त तक किसी को क्लियर नहीं था जब 3 जून का मनसूबा अनाउंस किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जनाब हम जा रहे हैं और हम 2 स्टेट्स के तौर पे जाएंगे। ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब हम फिर 23 मार्च पे आ जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 23 मार्च 1940 को जो स्ट्रगल हुई थी वो किसी फौजी ने नहीं की थी, किसी मिलिट्री ने नहीं किया था, ये अवाम ने किया था यहाँ पर मिंटो पार्क में। एक और बैकग्राउंड भी है कि ये सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम लीग इकट्ठी हुई थी, जबकि 1 माह बाद 27 अप्रैल 1940 को दिल्ली में तमाम मुसलमान हिंद इकट्ठे हुए थे, जो तादाद में, जो लाहौर में मिंटो पार्क में मुसलमान इकट्ठे हुए उससे डबल तादाद में थे, जिसमें देवबंद के भी मुसलमान थे, जमीयत उलमाए हिंद भी मौजूद थी, और फिर ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, और कहा जाता है कि बरेलवी एक तबका भी मौजूद था। तो इतने बड़े था, लेकिन क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो लोग नहीं थे जो कि अंग्रेज़ों के करीब थे, उनकी करारदाद ये थी कि पाक हिंदुस्तान को एक ही मुल्क रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि जनाब जमीयत उलमाए हिंद, ये इन्होंने तो पाकिस्तान की मुखालफत की थी। बहरहाल अंग्रेज़ नहीं चाहते थे, अंग्रेज़ अगर चाहते तो 3 भी सब बना सकते थे, 4 भी बना सकते थे। इसलिए अगर स्ट्रगल वाइज किया जाए तो मुस्लिम लीग ने तो कभी स्ट्रगल की नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें, जब ऑब्जेक्टिव्स बने थे तो इनका सबसे पहला एक पॉइंट था, वही था फीलिंग ऑफ ये टू क्रिएट अमंग मुस्लिम द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये पहला इनका पॉइंट था मुस्लिम लीग का, जिन्होंने हमेशा कंटिन्यू रखा। उसके बाद थी कि जनाब इनको सेफ गार्ड करेंगे मुस्लिम को, और बड़े अदब तरीके से, ऑनरेबल तरीके से हम पेश करेंगे गवर्नर को या गवर्नर जनरल को, ताकि हम इनके सेफ गार्ड कर सके। लेकिन पहला आप उन्हें उन्वान देख ले। ये तमाम चीज़ें तो हो गई 1946 के हवाले से। अब जो 23 मार्च का कंसेप्ट जहन में रखिएगा कि जनाब ये तो स्ट्रगल की, जो भी स्ट्रगल थी हमारे पॉलिटिशियंस ने किया, जो लॉयर्स भी, कायदे आज़म लॉयर्स थे, अल्लामा इकबाल थे, ऐसे और बेशुमार लॉयर्स पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने स्ट्रगल की, अवाम को स्टीयर किया कि हमें एक अलग वतन चाहिए। जब कायदे आज़म ने 1 साल पहले ये वाज़ेह तौर पे अनाउंस किया कि जनाब हमारी कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है हिंदू से, हिंदू जो है उनका जो हीरो है वो हमारा विलन है और हमारा हीरो उनका विलन है, वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उनका रहना उठना बैठना खाना पीना डिफरेंट है, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, इकट्ठे खा नहीं सकते, हमारे नाम डिफरेंट है, इवन के हमारे शादी के रिचुअल्स डिफरेंट है, हम एक दूसरे इंटर मैरिज नहीं कर सकते, इवन डेथ के बाद दफनाने का तरीका डिफरेंट है, हम दफनाते हैं वो उनको जलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारे डिफरेंसेस मौजूद थे, और अंग्रेज़ ने क्योंकि डिवाइड करना था, और स्पेशली वर्ल्ड वार सिनेरियो 2 में ये क्रिएट हो गया कि जब डिसाइड हो गया। अब आ जाते 23 मार्च में फिर से कि ये योम पाकिस्तान है या योम जमहूरिया पाकिस्तान है। अब ये जमहूर की स्ट्रगल थी
जो कि 1858 से लेकर 1947 से सो कॉल्ड जितनी भी हुई दामे दरमे सखने, वो जमहूर ने किया। इसमें किसी फौजी का किरदार नहीं है, किसी फौज का किरदार नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट इसका ये हुआ कि 1947 से 1956 से पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही आप अमेंड करके चलाते रहे, और उस वक्त तक ये डोमिनियन स्टेट्स कहलाती थी, यानी कि स्टिल जो है ना, दैट वाज जो है वर्किंग अंडर दी क्राउन, अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और गवर्नर जनरलशिप खत्म हुई, और फिर सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर बने। और फिर 23 मार्च 1940 को डिक्लेयर क्या किया गया, रिपब्लिकन डे, यानी कि योम जमहूर, जमहूरिया पाकिस्तान का डे करने का, जो कि 26 जनवरी इंडिया भी मनाती है, और वैसे भी लॉजिकली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये बताने की बात है ये है कि जब अयूब ने, जो ट्रेटर है, गद्दार है पाकिस्तान का पहला, जिसने मार्शल लॉ, जिसने आइन को सस्पेंड कर दिया, रिपील कर दिया और कब्जा कर लिया मुल्क पर अक्टूबर 1958 में, और फिर ज़ाहिर अक्टूबर में हुआ तो 1959 में जब 23rd सेलिब्रेट करना था तो लोगों ने कन्विंस किया, जिसमें कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो बड़े अपने आप को स्कॉलर और बड़े सूफ़ी करके अपने कुदरतुल्लाह शहाब में शाहनामा में जिक्र करते हैं, उन्होंने, ऐसे लोगों ने मोटिवेट किया कि जब आप मार्शल लग चुका है तो इसको चेंज कर ले, और उन्होंने तजवीज़ की कि जनाब इसको योम पाकिस्तान कर दिया जाए, जो कि अयूब को पसंद आई। और फिर अयूब ने, डिक्टेटर ने, गद्दार ने, उसने फिर इसको योम पाकिस्तान बना दिया। चले योम पाकिस्तान भी चल जाता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें जिस तरह मुताला पाकिस्तान में दौलत शाह की चुई बनाया गया है, इस तरह ये भी जो है ना दौलत शाह की चुई बनाने का हमारे दिमाग में ठूंस दिया गया रॉन्ग नंबर, कि इन्होंने योम पाकिस्तान जो भी 1959 में हुआ, 60 और फिर चलता रहा, तो फौजी डे बना दिया। भाई फौज क्यों, फौजी डे का क्या ताल्लुक है इसमें? फौजी ने तो हुकूमत नहीं की थी, फौजी ने तो ये रेवोल्यूशन लेकर नहीं आया था। आप परेड करते हैं, आप जहाज़ उड़ाते हैं, आप टैंक दिखाते हैं, फलाना दिखाते हैं, सॉरी, आप भी ये बिल्कुल योम पाकिस्तान, योम जमहूरिया होना चाहिए नंबर 1। जितने भी जमहूरी लोग अब तो जितने भी हैं इनको जहन में है, आप लोग इसको तब्दील करें। और फिर इस दिन ये कोई तोपे दिखाने का दौर नहीं, अब तो वैसे तोपे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो सबको मालूम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि, लेकिन इससे पहले मैं ये ख़त्म कर दूँ अपनी बात को कि जनाब योम जमहूरिया होना चाहिए, ये परेड डे नहीं होना चाहिए। इसमें जहाज़ों को उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टैंक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन जमहूर को बाहर आना चाहिए, रैलीज निकालनी चाहिए, जलसे करने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, और 1940 को याद करना चाहिए कि इस दिन जो पाक मुसलमान हिंद अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग ये 19 लाहौर में इकट्ठे हुए और डिसाइड किया कि जनाब हम जो है कि स्टेट्स लेंगे जहाँ पर हम अपनी आज़ादी से तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिठा लें कि योम पाकिस्तान को ख़त्म करना है, योम जमहूरिया लाना है, और फिर ये जो प्रैक्टिस है परेड डे और फलाना डे ये ख़त्म होना चाहिए। जमहूर को उस दिन बाहर आना चाहिए। हमें इस चीज़ को गलत सिखाया गया मुताला पाकिस्तान में, और फिर भी अब तो लॉजिक बनती ही नहीं है। जो हालात और वाक़यात आप देख लीजिए कि अभी रिसेंटली पीएस जो फ़लस्तीन में अक्टूबर से हो रहा है, लेकिन ये इन्होंने अपनी ज़ुबान बंद कर ली है। तो हमने एटम बम का क्या करना है, हमने मिसाइलों का क्या करना है, हमने टैंकों का क्या करना है? जब ये भिखारी स्टेट बन चुकी है, इनके वज़ीर आज़म जो सो कॉल्ड जाली वज़ीर आज़म इस वक्त बैठा है, वो खुद भिखारी कहे, डिफेंस मिनिस्टर कहे कि हम वेंटिलेटर पे, हम भिखारी हैं, तो पीछे रह किया जाता है। कर्ज़ों पे मुल्क चल रहा है, तो आप इन चीज़ों पे आवाम का फर्दर ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी पोजीशन ये हो गई है कि आप अपने मुल्क में ग़ुलाम, डबल स्लेवरी का शिकार हो चुके हैं, और आप ना अमेरिका के हवाले से कोई बात कर सकते हैं, ना आप जो है इजराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं। एक अंडर सेक्रेटरी जो स्टेट यूएसए का डोनाल्ड लू आप पर हावी है, आपको धमकी देता है और फिर आप अमल करते हैं। एक धमकी 9 अप्रैल 2000 से पहले 22 से पहले दी गई, और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को निकालो। तो ये इन्होंने सारे मिल के इमरान खान को किस तरह निकाला सबको मालूम है, और पाकिस्तान का 2 साल में जो कुछ हाल हुआ ये भी आपको मालूम है, ये तारीख का हिस्सा बन गया। फिर रिसेंटली अभी उसने धमकी दी कि जनाब आप गैस भी नहीं, ना तो आप रशिया से तेल लेने दिया, ना उन्होंने गंदम लेने दिया, चाइना से रिलेशन आपके ख़त्म कर दिए। फिर सबसे जो कि 2011 में गालबन जरदारी साहब ने एग्रीमेंट किया, पैक्ट किया ईरान से, अब इसके बाउंड भी है। ईरान ने अपनी सारी पाइपलाइन गैस की बिछा दी है, लेकिन डोनाल्ड ने एक धमकी दी अभी रिसेंटली,
और कांग्रेस में उसने एडमिट किया कि मैंने ये कहा है कि जनाब आप जो है ये ईरान से ये रिलेशन नहीं कर सकते, न कर सकते हैं, वरना आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो जब ये हाल हो जाए तो पाकिस्तान आज़ाद कहाँ रहा? फिर इसके अलावा आप ये देखें, अपने मुल्क में पाकिस्तानी मुसलमान जो कहते हैं कि हम मुसलमानों की हुक्मरानी इस्लाम का किला बनाने के लिए, ये भी झूठ था, सब झूठ है। इस्लाम का किला कहाँ से गया? जब फ़लस्तीन में अक्टूबर से लेकर आज तक ज़्यादती जुल्म हो रही है, बच्चे बूढ़े सब को शहीद किया जा रहा है, उनके मकानात को तबाह बर्बाद कर दिया, बमबारी हो रही है, लेकिन ये बोल ही नहीं रहे। और अपने मुल्क में रह के चले अवाम को तो बोलने दें। आप ये देखें कि PSL में जो मुजाहरा हुआ कि टीवी में जब स्टेडियम में वो बैठे थे, अगर वो झंडा किसी से छुपा के लेके चले गए फ़लस्तीन का, उन्होंने दिखाने की कोशिश की तो वहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, ना सिर्फ झंडा पकड़ लिया बल्कि उस बंदे को भी, पाकिस्तानी को बाहर निकाल दिया। तो हम आज़ाद का है? हम बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, ना हमारे पैसे खर्चा करें। और इंशाअल्लाह जब जमहूरी हुकूमत आएगी तो इसको यौम जमहूरिया डिक्लेयर किया जाए, और फिर इसके साथ साथ परेड नहीं होगी, ये करतबबाजी ख़त्म की जाए, और फिर आवाम बाहर निकले, रैलीज निकाले, कॉन्फ्रेंसेस करे, जलसे जुलूस निकाले, जिस तरह और आम डे में फॉर एग्जांपल जब हम ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं तो हम लोग बाहर आते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिलाद मनाते हैं, तो इसी तरह हम जमहूरिया डे मनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा मैं जो कुछ पोस्ट हैं उस हवाले से जो दोस्तों की है, किसी ने लिखा है कि करतब दिखाने की असल जगह शक्कर पड़ियाँ नहीं बल्कि फ़लस्तीन का मैदान है। दूसरा एक किसी ने दोस्त ने पोस्ट शेयर की है जो कि मुझे अच्छी लगी, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कौम के मुहाफ़िज़ परेड कर रहे हैं और कौम नींद पूरी कर रही है, यानी कि इंटरेस्ट क्योंकि कौम ख़त्म हो गया, सब ने देखा। और एक और बात करता चला जो DGISPR का ट्विटर है वो मई 2023 से बंद है। ये सोचने की बात है, इदारा हमारा है, इदारे को आप किस लेवल पे ले गए